हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के अंतर्गत आपका जो संवाद लेखन का टॉपिक है इसको कवर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जिन बच्चों के पास हो सकता है किसी कोई बच्चा हो जिसके पास हिंदी भाषा संप्रेषण का संचार का सब्जेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी उसको अगर संवाद लेखन का टॉपिक पढ़ना है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आज के इस वीडियो में हम संवाद लेखन को पूरी तरह कवर करेंगे और यहाँ पे सारी बातें होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब संवाद लेखन को समझाने से पहले मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप एक उदाहरण देख सकते हैं संवाद का। देखिए, संवाद नॉर्मली आप इसे बातचीत के रूप में समझ सकते हैं। कई बार आपने किताबें पढ़ी होगी, आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, एक तरफ एक व्यक्ति है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति हो सकता है, 3-4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो सकते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं संवाद। ठीक है, जब आप ऐसे रिटन में आप देखेंगे कई बार किताबों में, तो इसे नॉर्मली आप संवाद कहेंगे। और संवाद हम आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे भी होता है संवाद। तो संवाद होता क्या है, बिल्कुल ईज़ी चीज़ है, अभी मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन आप उदाहरण से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रमेश विपिन से कुछ बात कर रहा है, फिर विपिन उसका रिप्लाई कर रहा है, फिर रमेश उससे कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे रमेश, विपिन या जो भी व्यक्ति हैं, उनके बीच में जो बात हो रही है, बातचीत हो रही है या होती है, इसी को हम संवाद कहते हैं। उदाहरण को और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अब वापस से आते हैं, बात करते हैं कि संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, संवाद हिंदी में संवाद के लिए अनेक पर्याय विद्यमान हैं, जैसे कि वार्तालाप, कथोपकथन, बहस, वाद विवाद आदि। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। इस प्रकार संवाद विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें संवाद की, तो संवाद के कई सारे पर्यायवाची शब्द मौजूद हैं। जैसे कि संवाद को वार्तालाप भी कह दिया जाता है, कथोपकथन भी कहा जाता है, बहस भी कह दिया जाता है कि बहस हो रही है, तो संवाद ही एक तरह का। वाद विवाद के रूप में भी कई बार संवाद को समझ लिया जाता है। लेकिन आप मतलब सिंपल हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो संवाद को आप बातचीत या वार्तालाप के रूप में काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। संवाद क्या है? संवाद एक तरीका है जिसके द्वारा विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन की ही तरह ये भी एक तरीका ही है, उसी से मिलता जुलता है। तो विचारों को प्रस्तुत किया जाता है संवाद के द्वारा। अब ये जो संवाद है, ये आमने-सामने बैठकर भी हो जाता है और एक दूसरे से दूर रहकर भी स्थापित किया जा सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में संवाद के कई माध्यम विकसित हो चुके हैं, जैसे दूरभाष, इंटरनेट, पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। ये संवाद के सामान्य माध्यम हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी अगर हम बात करें, तो संवाद जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, वो हम आमने-सामने बैठकर भी कर सकते हैं। बाकी कॉल करके हम दोस्त से बात कर सकते हैं। अगर हमारा दोस्त दूर बैठा है तब भी हम उससे बात कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि संवाद आप सामने बैठकर भी कर सकते हो, दूर-दूर रहकर भी व्यक्ति संवाद आपस में कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया है, दूरभाष है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, पत्र, लेटर लिखकर भी हम बातचीत करते हैं। इधर से एक व्यक्ति लेटर लिखता है, फिर उधर से रिप्लाई में दूसरा व्यक्ति लेटर लिखता है। तो ये भी बात करने का तरीका है। ईमेल के थ्रू बात होती है, ठीक है, व्हाट्सएप चैटिंग होती है, तो ये भी एक संवाद का तरीका आप मान सकते हैं। मान सकते ही नहीं है, संवाद का यही तरीका है आज की दुनिया में। साहित्य संवाद का एक विशिष्ट माध्यम है। अगर हम साहित्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो साहित्य होते हैं, हिंदी के जो साहित्य होते हैं या कोई भी साहित्य जो होता है, वो भी संवाद का एक तरीका है, एक माध्यम है। इसमें लेखक पाठक के साथ संवाद स्थापित करता है। इसमें संवाद कैसे होता है? तो जो लेखक है वो पाठक के साथ बात कर रहा है, मतलब लेखक ने अपनी बात लिख दी, और फिर जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो जब लेखक की बात को पढ़ रहे हैं, तो लेखक और पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच में भी एक संवाद होता है। साहित्य की नाटक विद्या संवाद का एक चिर परिचित माध्यम है, जिसमें जीवन का चयन करके दर्शकों को नई दिशा प्रदान की जाती है। सिंपल सा कहा जा रहा है कि साहित्य भी एक विशिष्ट प्रकार का माध्यम है संवाद का। इसके द्वारा भी कई सारी जानकारियाँ या कई सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, संवाद किया जाता है। ये भी काफ़ी चिर परिचित मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है। वस्तुतः संवादों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। नाटक के अलावा उपन्यास, कहानियों, पत्र आदि में भी संवाद होते हैं। उपन्यासों के संवाद क्योंकि पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए लंबे लंबे होते हैं, उनमें विश्लेषण की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे उनकी भाषा भी अपेक्षाकृत गंभीर होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जैसे कि जो साहित्य है, ये भी एक संवाद का एक बहुत विशिष्ट माध्यम है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जो नाटक लिखे जाते हैं, जो उपन्यास हैं, जो कहानियाँ हैं, इनमें भी संवाद हम देख सकते हैं।
स्पेशली अगर हम बात करें उपन्यासों की, तो उपन्यासों को क्योंकि पढ़ने के लिए लिखा जाता है, इसलिए इनमें जो संवाद होते हैं वो काफ़ी विस्तृत होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, आपने उपन्यास देखी भी होगी, एक मोटी-मोटी किताबें आपने देखी होगी, पहले के लोग इसे बहुत पढ़ते थे, ठीक है? इसमें मतलब एक कहानी होती है पूरी, तो जो कहानी होती है वो संवाद के द्वारा होती है, कई सारी संवादों के द्वारा कहानी लिखी जाती है, संवाद कर रहे होते हैं आपस में कई सारे व्यक्ति। तो ऐसे में ये काफ़ी, क्योंकि पढ़ने के इंटरेस्ट से लिखी जाती है तो काफ़ी मोटी होती है, यानी कि बहुत लंबे संवाद इसमें दिए गए होते हैं। और इनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी अपेक्षाकृत गंभीर होती है। गंभीर का मतलब है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई भी समझ लेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ ले भाषा को, बल्कि उसी की स्टोरी के अकॉर्डिंग बात लिखी जाती है, मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता है स्टोरी के अकॉर्डिंग। कहानियों में संवाद बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि कहानी का धरातल बहुत छोटा होता है, इसलिए संवाद छोटे और सारगर्भित होते हैं। समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन अथवा दूसरे समाचार चैनलों में जो संवाद लिखे जाते हैं, उनमें समसामयिक विषयों और घटनाओं का सापेक्षित विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार संवाद विषय प्रस्तुति का सटीक माध्यम है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें कहानी वगैरह की, तो कहानियों में आप देखेंगे बहुत छोटे आपको संवाद देखने को मिलेंगे। स्पेशली उपन्यास के विपरीत अगर हम बात करें तो कहानियों में छोटे आपको संवाद देखने को मिलेंगे। आप खुद ही देखिए, आप कभी कोई कहानी पढ़ते हैं, तो मान लीजिए आप कहानी पढ़ रहे हैं, अगर एक किताब में पढ़ रहे हैं, तो किताब में बड़े बड़े अक्षरों में एक जो कहानी लिखी रहती है नॉर्मली, वो दो पेज में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो उसमें बहुत कम आपको संवाद देखने को मिलेगा। जैसे कि आप नॉर्मली कहानियाँ अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो जो कहानियाँ मिलेंगी संवाद के द्वारा, कहानियाँ आपको इतनी बड़ी नहीं मिलेगी जितनी बड़ी उपन्यास होते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैसे कि समाचार पत्र, दूरदर्शन वगैरह की बात करें, जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी बात करें, तो इनमें भी संवाद होता है। लेकिन ये संवाद कैसे, किन विषयों पर होता है? मुख्य रूप से जो चल रहे होते हैं, जो समकालीन जो विषय होते हैं, समसामयिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो वर्तमान समय के जो इम्पोर्टेंट कंसर्न होते हैं, उनके ऊपर ये लिखा जाता है, ठीक है? और इस तरह ये भी एक बहुत सटीक संवाद का माध्यम है। आप खुद सोचिए, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरह समाचार पत्र संवाद कर रहे हैं। देखो, समाचार पत्र में एक लेखक है जो अपनी सारी बातें लिख रहा है, ठीक है? उसने अपना 2 पैराग्राफ में उसने सारी बातें लिख दी हैं। अब उस पैराग्राफ को एक व्यक्ति पढ़ रहा है। तो इस तरह से भी संवाद हो रहा है कि एक व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है और आपने उसकी बात को सुना, ठीक है? आपने उसकी बात को पढ़ा, तो ये इस तरह का संवाद है। आई होप आप यहाँ पे बात समझ रहे हैं। इसके साथ ही कई बार इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं किसी व्यक्ति का न्यूज़ चैनल वगैरह में, तो वो भी एक संवाद है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संवादों का महत्व। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बात कर ली संवाद के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी बातें क्लियर होंगी। नहीं भी क्लियर हैं तो एट द एंड तो आपको सारी ही चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। कई बार क्या होता है, जो चीज़ आसान होती है वो हमें बाद में समझ में आती है, जो चीज़ मतलब हमें पहले समझनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सिलेबस के ऊपर ही डिपेंड है। संवादों का महत्व। अब महत्व की और हम बात करें यहाँ पर, हालांकि महत्व के अलावा भी कई सारे बिंदु हैं इंपॉर्टेंट। संवाद किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का माध्यम है। संवाद जीवन से जुड़ा है और उसके द्वारा संप्रेषण कार्य को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब बातचीत की जाती है। सिंपल सी बात है, संवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता है, और इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सूचना वगैरह है उसको पहुँचाया जाता है या व्यक्ति से संपर्क किया जाता है। नाटकों के संवाद वास्तविक जीवन के संवाद की तुलना में कहीं अधिक लंबे और संतुलित होते हैं। रोजगार के जीवन में प्रयुक्त संवाद अनौपचारिक होने के कारण छोटे छोटे तथा बोलचाल की भाषा के होते हैं। वहीं उपन्यास, कहानी और आत्मकथा में प्रयुक्त संवाद विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक होने के कारण लंबे लंबे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो नाटकों के संवाद वास्तविक जीवन में, यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि नाटक वगैरह में जो संवाद हमें देखने को मिलते हैं वो वास्तविक जीवन से थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। संतुलित रूप भी देखने को मिलेगा और थोड़े लंबे भी देखने को मिलेंगे। अब कोई नाटक रचा जा रहा है, नाटक मतलब कोई नाटक पूरा लिखा जा रहा है, तो नाटक भाई बहुत लंबा होता है, ठीक है? तो हकीकत में मान लो कोई कम समय में भी 2 व्यक्तियों के बीच में कोई बात हुई या कोई संवाद हुआ था, अब उसे नाटक के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे और थोड़ा लंबा भी किया जाता है, संतुलित रूप में भी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक ये वाली जो लाइन है, आप हो सकता है इसको कट कर लो, क्योंकि इसमें अनौपचारिक वर्ड लिखा है। क्योंकि जो रोजगार वगैरह होता है तो कई बार वहाँ पे हम औपचारिक बातें करते हैं, ऑफिशियल बातें करते हैं, तो इस लाइन को आप कट कर लें नोट से। बाकी हाँ, जो
उपन्यास हैं, कहानी है, जो आत्मकथा है, इसमें जो संवाद होता है वो विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक होने के कारण लंबे लंबे हो सकते हैं। उपन्यास वगैरह में भी या कहानी में भी, आत्मकथा स्पेशली जो आत्मकथा वगैरह होती है, तो इसमें भी जब कहीं अच्छे से वर्णन वगैरह किया जाता है किसी चीज़ का, तो हो सकता है कि संवाद लंबे हो सकते हैं। ये सामान्य बातें थी। वर्णन के द्वारा पात्रों के सूक्ष्म मनोभावों, प्रतिक्रियाओं, संकल्प विकल्प, विचार विमर्श आदि का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस काम के लिए संवादों का सहारा लिया जाता है। देखिए दोस्तों, संवादों के जरिए भावनाओं को व्यक्त करने का भी प्रयास किया जाता है। देखिए, अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो अगर हम बिना संवाद के लिखेंगे तो हम भाव व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम संवाद लिखते हैं तो हम उसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं कि रमेश गुस्से में, ठीक है, रमेश गुस्से में, और फिर क्या बोल रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, रमेश गुस्सा हो गया और रमेश उससे कह रहा है, जिस भी व्यक्ति है, कोई विपिन से कह रहा है तुम यहाँ से चले जाओ, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो गुस्से में बोल रहा है। तो संवादों के द्वारा भावों को व्यक्त किया जाता है, मन में क्या भाव है किसी व्यक्ति के, ठीक है, और भी बहुत सारी जो विचार वगैरह हैं, इसको अच्छे से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है संवाद के द्वारा। यही नहीं, संवाद पात्रों को सजीव बना देते हैं तथा कथानक में नाटकीयता का समावेश करके उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। कभी कभी संवाद का कोई विशिष्ट वाक्य पूरी रचना का केंद्र बिंदु साबित हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो संवाद है इसके द्वारा अगर हम बात करें तो कई बार जो पात्र होते हैं संवाद में, वो हमें सजीव लगने लगते हैं। अब जब संवाद के द्वारा जब आप पढ़ोगे ना, तो आप थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है, मतलब ये भाव व्यक्त किया जा रहा है, ये वाली चीज़ ऐसी है, तो काफ़ी मतलब हमें सजीव प्रतीत होने लगते हैं पात्र। और साथ में ही ना, क्योंकि यहाँ पे संवाद में डायलॉग भी बोले जाते हैं ना, एक इंसान बोल रहा है कुछ और जो इंसान बोलता है वो डायलॉग भी होते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या कुछ अलग तरीके का डायलॉग मतलब दिया जाए। तो इसमें कई सारे जो वाक्य होते हैं वो एक डायलॉग के रूप में मतलब वो फेमस हो जाते हैं, और कभी कभी उसी वाक्य से पूरी फिल्म को जानने या पूरे नाटक को, स्पेशली यहाँ पे नाटक की बात हो रही है, संवाद को जाने लगते हैं। इसके साथ ही आप वैसे यहाँ पे फिल्म का भी उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि जो फिल्म होती हैं वो भी तो किसी उपन्यास के ऊपर डिपेंड होती हैं, किसी कहानी से ली गई होती हैं, तो पहले राइट किया जाता है ना, लिखा जाता है। तो जरूर, तो वैसे भी बोल कर आप कह लो संवाद या लिख कर कह लो संवाद, तो संवाद होता है। तो संवाद आई होप आपको समझ में आ रहा है। संवाद का मतलब बस यही है कि बातचीत होना, वार्तालाप होना। अब ये वार्तालाप पेन कॉपी हम लेकर लिख कर हम वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे हम फेस टू फेस करें। संवाद कथा वस्तु के विकास, लेकिन यहाँ पर जितनी बातें नॉर्मली हो रही हैं वो थोड़ा साहित्यिक रूप में हो रही हैं। संवाद कथा वस्तु के विकास और पात्रों के चित्रण, चरित्र चित्रण में सहायक सिद्ध होते हैं, अर्थात संवादों की भाषा पात्रानुकूल होती है। यदि कोई शिक्षक पात्र है तो उसके संवादों में शब्द चयन और वाक्य गठन उसी के अनुसार शुद्ध और मानक होना होगा। और यदि पात्र शिक्षित ना हो, ग्रामीण हो, तो उसके संवादों में ग्रामीण बोलचाल के आंचलिक शब्द आएंगे। यदि संवाद बोलने वाला व्यक्ति गंभीर प्रकृति का है तो निश्चित रूप से उसके बोलने की शैली भी गंभीर होगी। यदि वह विनोदी स्वभाव का है, थोड़ा मनोरंजक है, तो उसका स्वभाव का होगा, उसके संवाद भी विनोद शैली में होंगे। संवाद में वर्तमान काल का प्रयोग होता है, जिससे कार्य अत्यंत निकट आंखों के सामने जान पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो संवाद होते हैं उसकी जो कथा वस्तु होती है, जो मतलब जिस कहानी पर आधारित होती है, उसमें जो पात्र होते हैं उसका सही चित्रण, उन जो भी पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर हैं किसी संवाद के अंतर्गत, तो उसमें जो पात्र हैं उसका क्या मतलब, किस तरह के वो पात्र हैं, उसका हमें पता चलता है। उनके चरित्र, उनका कैरेक्टर किस तरह का है, तो ये हमें अच्छे से पता चलता है। जैसे कि कई सारी कॉमिक्स वगैरह पहले आया करती थी, जैसे कि आज एक कार्टून है मोटू पतलू, तो पहले के जो लोग हैं वो कहते थे कि हम इसे कॉमिक्स के रूप में पढ़ते थे, एक किताब के रूप में इसे हम नॉर्मली मनोरंजन के लिए पढ़ते थे। तो अब ऐसे में अलग अलग जो व्यक्ति थे, जो भी किरदार हैं मोटू पतलू के, अब वो अलग अलग जो डायलॉग बोलेंगे संवाद के अंतर्गत, जब वो डायलॉग बोलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से उनके मतलब चरित्र को समझ सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति है तो इसका ये पर्सनल अपना डायलॉग है, तो हम मतलब काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। जो संवाद है उसके माध्यम से हम काफ़ी अच्छे से हर एक व्यक्ति का चरित्र समझ पाते हैं कि कौन व्यक्ति गुस्से वाला है, कौन व्यक्ति थोड़ा सा सीधा है, कौन व्यक्ति चालाक है, तो हम संवाद के माध्यम से समझ जाते हैं। क्योंकि जब हम संवाद पढ़ते हैं तो उसके ब्रैकेट में कई सारी बातें लिखी रहती हैं जो हमें समझाती हैं। इसके साथ ही जो संवाद हो रहा है
वो उसी व्यक्ति के उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो उसी व्यक्ति के अनुसार ही होता है। मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है तो वो अलग तरीके से बात करेगा, कोई हिंदी का टीचर है तो उसकी बातों में थोड़े अलग शब्द आएंगे। इसके साथ ही कोई ग्रामीण है शिक्षक, यहाँ पे उदाहरण है, तो वो ग्रामीण तरीके से थोड़ा बोलेगा, कुछ शब्द उसके ग्रामीण होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही जो संवाद होता है उसमें जो व्यक्ति है वो जिस प्रकृति का है, उसका जो कैरेक्टर, मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई सख्त है, अपने पुराने विचारों से प्रभावित व्यक्ति है, जो नहीं चाहता कि समाज में नए कानून आए, पुरानी जो व्यवस्था है, जो कानून है वो बने रहें, कोई ऐसे स्वभाव का व्यक्ति, थोड़ा रूढ़िवादी कोई व्यक्ति है, तो हो सकता है ना उसकी जो प्रकृति है वो थोड़ी गंभीर है। गंभीर का मतलब ये कि वो थोड़ा सीरियस रहता है, तो उसका जो स्वभाव होगा, उसके जो डायलॉग्स या जो भी बातचीत वो करेगा, उसमें थोड़ा सीरियसनेस हमें दिखाई देनी चाहिए, मतलब गंभीरता हमें दिखाई देनी चाहिए, तो उसी व्यक्ति के अनुरूप होगा। कोई मनोरंजक व्यक्ति है, मनोरंजक में बात करता है, हंसी मजाक करता है, तो उसकी बातों में वैसी चीज़ें झलकनी चाहिए। तो यही होता है संवाद। संवाद में ये सारी चीज़ें हमें पता भी चलती हैं। तो ये एक महत्व है बहुत बड़ा कि संवाद में हमें काफ़ी अच्छे से एहसास होता है, व्यक्ति के चरित्र चित्रण किया जाता है काफ़ी अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संवाद लेखन की प्रक्रिया की। अब आखिर क्या प्रक्रिया होती है इसकी नॉर्मली, तो इसकी प्रक्रिया देख लीजिए। हमने इस जितनी भी हम अनुच्छेद लेखन हो या जितने भी तरह के लेखन है, उसमें हम सब में प्रक्रिया देख रहे हैं। प्रक्रिया हमें बस ये बताती है कि किस तरह से हम संवाद लेखन या जो भी लेखन है हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, साथ में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु का विश्लेषण। इसके पश्चात उसके सही क्रम में संवादों का संयोजन किया जाना चाहिए कि कथा का उचित विकास और क्रम का भी भली भांति निर्वहन हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप संवाद लिख रहे हैं, संवाद लेखन होता है, तो उसमें जो विषय वस्तु है, जो कथा वस्तु है, वो मुख्य रूप से आपको पता होनी चाहिए, उसका अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए। एनालाइज मतलब अच्छे से आप उसको विश्लेषण कर लो, जो भी कथा वस्तु है, जो भी कहानी है आपकी, जो भी टॉपिक है, उसको अच्छे से विश्लेषित कर लो, उसको समझ लो क्या चीज़ कैसी है। ठीक है, इसमें इसके साथ ही सही क्रम होना चाहिए। अब जो हम कहानी बनाते हैं, जो हम कहानी लिख रहे हैं, जो हम संवाद डायलॉग में से बातचीत वार्तालाप के रूप में जो कहानी हम लिख रहे हैं, उसमें क्रम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बातें हमें पहले बतानी है वो पहले आए, जो बातें लास्ट में बतानी है वो लास्ट में आए। ऐसा ना हो कि जैसे कि कहा जाता है कि रामायण खत्म हो गई और राम कौन थे किसी को नहीं मतलब पता ही नहीं, तो राम कौन है पहले ये बताया जाए, उसके बाद रामायण समझाई जाए। कई सारी आप फिल्में देखेंगे तो जो फिल्में वगैरह राइट की जाती हैं, तो वो इस तरह से अरेंज की जाती हैं कि वो एक क्रम बंधा रहे, मतलब लोगों को सारी चीज़ें समझ भी आए और एक क्रम हो। ठीक है, क्या चीज़ें पहले बतानी चाहिए, क्या बाद में बतानी चाहिए, एक क्रम बना रहता है। हालांकि कई चीज़ें जो पहले बतानी हैं, आजकल हम देखते हैं कि उसको लास्ट में बताया जाने का चलन भी आ गया है, लेकिन फिर भी वो भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, वो भी अपने आप में एक क्रम है। तो जो भी कथा वस्तु मतलब है आपकी, उसमें आप क्रम बनाइए, सही सीक्वेंस में उसको लगाइए कि कौन सी बात पहले होनी चाहिए। संवाद पत्र अनुकूल और देश काल वातावरण के अनुरूप होने चाहिए। संवाद छोटे हो तो उच्चारण में असुविधा नहीं होनी चाहिए। संचित मतलब छोटे हो तो उच्चारण में असुविधा नहीं होती है। कौतूहल उत्पन्न करने के लिए संवादों को नाटक में रखा जाता है। कई सारे जो नाटक वगैरह बनते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मनोरंजन वगैरह स्थापित करने के लिए भी संवाद को रखा जाता है। इसके साथ ही जो संवाद है दोस्तों, वो पत्र अनुकूल और देश काल वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो संवाद है वो पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, पात्र अनुकूल मतलब है जो किरदार करने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें उनके अनुरूप हो। सबसे बड़ी चीज़ जो भी किरदार हैं, जो भी आपने मान लीजिए 4-5 लोगों को लेकर आप कहानी बना रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, मान लीजिए जिसमें आपने 4-5 नाम लिख लिए, रमेश, राम, श्याम। ठीक है, आपने 4-5 नाम लिख लिए। अब जो भी उनका किरदार मतलब लिख रहे हो, उनका जो भी मतलब जिस तरह का उनका बिहेव है वो सब लिख रहे हो, तो सही से लिखें। वो लगना चाहिए कि हाँ वो पात्र के अनुकूल ही बात हो रही है। ऐसा ना हो कि पहले एक कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत स्वभाव का है, फिर उसको आप अचानक से बिल्कुल गुस्से वाला दिखा दो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो पात्र अनुकूल बातें करे। इसके साथ ही देश काल और वातावरण से संबंधित, अब हम यहाँ पर जैसे कि भारत में रहते हैं, तो भारत के लिए अगर हम यहाँ पे कोई संवाद लेखन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भारतीय संस्कृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम सारी चीज़ें अंग्रेजी संस्कृति में जो चीज़ें चलती हैं हम उसको ऐड कर लें, अंग्रेजी के डायलॉग को ऐड कर लें, तो इससे कई सारी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो देश में जो चलन है, जो चीज़ें समझते हैं लोग, उसी में ही सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही संवाद की भाषा पात्र अनुकूल होनी चाहिए।
जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, या जो भी व्यक्ति हैं, तो उनके अनुकूल होनी चाहिए भाषा। ठीक है, आप ऐसी भाषा लिखें जो पात्र अनुकूल हो। साथ ही भाषा अभिव्यक्ति को पूर्णतः स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। दार्शनिक और वैचारिक संवादों में गंभीरता का पुट होता है। संवाद लेखन के समय लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि गंभीरता को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा होनी चाहिए वो पढ़ने लायक होनी चाहिए, जो समझने वाले व्यक्ति हैं वो समझ सकें भाषा को, पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो भाषा को समझ सकें। इसके अलावा कोई दार्शनिक और वैचारिक संवाद हो रहा है, कोई मतलब गहन विषय पर कोई संवाद हो रहा है, तो उसमें जो भाषा है उसकी गंभीरता भी बनी रहे। गंभीरता का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर तू तड़ाके में जो हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर सीरियस बात हो रही है, या किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित दार्शनिक विचार वगैरह से संबंधित कोई बात हो रही है, तो वहाँ पे आप उनके शब्दों का भी प्रयोग करें जो यूज़ करने होने चाहिए। जैसे कि मान लिया आप कोई वैज्ञानिक चीज़ों से संबंधित कोई संवाद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो वैज्ञानिक शब्द हैं उसको भी थोड़ा बहुत प्रयोग करेंगे, लेकिन हाँ, साथ में गंभीरता का तो आप प्रयोग करेंगे, साथ में थोड़ा सा आपको सरल भाषा भी प्रयोग करनी है। गंभीरता बनी रहे आपके संवाद की और थोड़ा सा सरल भी रहे वो, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा भी ना हो कि हमें उसे समझने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ जाए। मुहावरों आदि के प्रयोगों से संवादों की प्रभावशीलता बढ़ती है, अतः इनका यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। हास्य व्यंग भी संवादों को सजीव बनाते हैं। संवादों में स्पष्टता बहुत जरूरी मानी जाती है। उसे सुनने और पढ़ने से वही अर्थ निकलना चाहिए जो अर्थ लेखक व्यक्त करना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो मुहावरे हैं वगैरह हैं उसका भी प्रयोग अगर किया जाएगा संवाद में, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। मुहावरे वगैरह का प्रयोग करने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो मुहावरे वगैरह का प्रयोग होना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रभाव डाल सकती हैं संवाद में, उनका प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही हास्य व्यंग भी हों, कुछ हंसी मजाक की चीज़ें हों, कुछ मनोरंजक चीज़ें, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरेस्ट बनाए रखें, ठीक है, और सजीव लगे संवाद, तो ऐसी चीज़ें भी संवाद में सम्मिलित होनी चाहिए। इसके साथ ही जो संवाद होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले व्यक्ति, जो पाठक वगैरह हैं, वो उसको सही से समझ सकें, उसका अर्थ सही से निकाल सकें जो लेखक समझाना चाहता है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया अच्छे से कि क्या होता है, क्या है संवाद लेखन की प्रक्रिया, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। सारी बातें संवाद लेखन से ही जुड़ी हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी अगर टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सारी बातें आपको लिखनी चाहिए जितनी आपको पता है। बाकी समय के अनुसार आप तय करेंगे कि आपको कितना समय मिला है, कितना आपको लिखना है, थोड़ा ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर। बाकी हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल थोड़ा सा देख सकते हो, उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो मित्रों का उदाहरण दिया गया कि किस तरह से संवाद दो मित्रों के बीच में हो सकता है या होता है। जैसे कि रमेश और विपिन। रमेश बोल रहा है अरे मित्र कैसे हो, विपिन बोल रहा है भाई सब बढ़िया। रमेश कह रहा है कल कहाँ थे, दिखे ही नहीं। विपिन कह रहा है मुस्कुराते हुए क्यों बताऊँ, कहाँ गया था, तू मुझे अपनी सारी बात बताता है क्या। तो मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं क्यों बताऊँ तुझे, तू बताता है मुझे, हंसते हुए कह रहा है। रमेश कह रहा है खींचते हुए अच्छा अच्छा बच्चू, हमसे ही होशियारी, ठीक है, मतलब अच्छा ऐसे, तो ऐसी बातें हो रही है। फिर विपिन कह रहा है अरे नहीं मजाक कर रहा था, बुरा क्यों मान रहा है। वास्तव में मेरे घर मेहमान आ गए थे इसलिए नहीं आया। रमेश विपिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कोई नहीं चल छोड़ यार, चल मैच देखते हैं। तो ये नॉर्मली सामान्य बात होती रहती है आप लोगों की, आपके दोस्त से होती होगी। तो ऐसा ये संवाद है, बातचीत है, वार्तालाप है। इसके अलावा एक और आपकी यहाँ पे रीडिंग में दिया गया था एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और है। विदेशिया से लिया गया संवाद। एक नाटक था विदेशिया, ठीक है। विदेशिया थोड़ा विदेशिया की तरह है कि एक व्यक्ति यहाँ पे विदेश कलकत्ता चला जाता है, आई थिंक, यहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो उससे संबंधित था ये, विदेश तो नहीं लेकिन कलकत्ता दूर चला जाता है गांव से व्यक्ति, तो उससे ये संवाद लिया गया है थोड़ा सा। हालांकि ये भोजपुरी भाषा में है, तो आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने हल्का सा आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया जो आप अच्छे से समझ सकें, हम समझ सकें अच्छे से। बाकी आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक संवाद का एग्जाम्पल है। तो संवाद वैसे किसी भी भाषा में हो सकता है, स्थानीय भाषा में, इसे आप ले सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमने संवाद लेखन को पूरी तरह पढ़ लिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो यही कहूँगा दोस्तों, एक बार आप अगर वीडियो और देख लेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। वैसे फ़िलहाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक है ये। और जितना आपको मतलब अगर कोई शब्द अगर आपको हार्ड लगता है तो आप हो सकता है उसकी जगह आसान शब्द अपनी भाषा में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द था, यहाँ पर एक शब्द था जैसे कि
आंचलिक, अब ये आंचलिक शब्द है, अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप। देखिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आप थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण बोलचाल के कुछ शब्द आएंगे, ऐसा लिख लो। कुछ शब्द आंचलिक मतलब कुछ लिख दो यहाँ पर हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझा दो। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।